नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी और आप लोगों के सुझाव कमेंट्स मिल रहे हैं। उत्साहवर्धन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं साइंस के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो उनके लिए आप परेशान ना हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कोर्स पूरा करवाने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे ऊतक या टिश्यू के बारे में, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम टिश्यू और इनके टाइप्स के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ऊतक ऊतक या टिश्यू। ऊतक या टिश्यू, सबसे पहले हम ये जानें कि ऊतक या टिश्यू होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जितने भी सजीव हैं, हम सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये जो कोशिकाएं हैं, सेल जिन्हें कहा जाता है, या कोशिका, कि जैसे एक मकान ईंटों की संख्या से ईंटों की मदद से बनाया जाता है, एक एक ईंट को जमा कर, उसी तरह हमारा जो शरीर है ये भी हजारों लाखों ही नहीं, अरबों खरबों, इतनी कि हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बनाया जाता है। अब हम बात करें ऊतक या टिश्यू, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऊतक जो है, ये जो सेल होती हैं इनका ग्रुप होता है। ग्रुप से मतलब ये है कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह है उसे ऊतक कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो। उत्पत्ति समान हो से मतलब ये है कि इनका निर्माण एक ही जगह से हुआ हो और इनका जो काम होगा वो भी एक जैसा होगा। तो ऊतक एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, यानी कि जिनका निर्माण एक स्थान से हुआ हो। ऊतक जो शब्द है इसको सबसे पहले दिया साइंटिस्ट बिचेट के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिचेट। 1801 में इन्होंने सबसे पहले ऊतक या टिश्यू के बारे में बताया। अब आगे हम अध्ययन करें कि ऊतक जो हैं इनका अध्ययन, विज्ञान में जो भी विषय हम पढ़ते हैं हर अलग अलग शाखाओं में उसको बांटा गया है। अब ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे कहा जाता है औतिकी। औतिकी या इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे औतिकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब इन ऊतकों के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है इस बारे में हम बात करते हैं। कि देखिए कि हमारा जो शरीर है ये मिलकर बना है कोशिकाओं से। कोशिकाओं का जो समूह है इसे कहा जाता है ऊतक या टिश्यू। ये जो टिश्यू हैं ये मिलकर बनाते हैं अंग या ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर जो भी सजीव है या ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण करते हैं। तो ये तो हुई सिंपल बात कि किस तरह से कोशिकाओं के द्वारा पूरे सजीव का निर्माण होता है। कि कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं अंग तंत्र और उनसे निर्माण होता है सजीवों का। अब एक कॉमन बात हम करें कि क्या ये ऊतक सभी सजीवों में पाए जाते हैं? बिल्कुल सभी सजीवों में ऊतक पाए जाएंगे, लेकिन सजीवों के अंतर्गत हम रखते हैं एक तो प्राणी
और एक वनस्पति या पेड़ पौधे। तो क्या प्राणियों में और वनस्पतियों में एक जैसे ऊतक पाए जाएंगे? नहीं। देखिए, प्राणी और वनस्पतियों की जो संरचना होती है उसमें कुछ विभिन्नताएं और कुछ समानताएं होती हैं। समानताएं हम सभी को पता है कि जैविक प्रक्रम जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, ये सब होता रहता है, सांस लेते हैं, ठीक। लेकिन विभिन्नताएं क्या पाई जाती हैं कि प्राणी जो है इनमें वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि वनस्पतियों में कुछ विशिष्ट भागों को छोड़कर पूरे जीवन काल वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा प्राणी जो हैं ये गमन कर सकते हैं, लेकिन पादप एक जगह पर स्थिर रहते हैं, इनमें गमन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और बात करें कि प्राणियों का शरीर जो है उसकी बनावट और पादपों के शरीर की बनावट में अंतर होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पादप जो हैं ये कठोर सख्त होते हैं, जबकि प्राणियों में ये स्थिति नहीं पाई जाती है। तो इस कारण से कि प्राणियों में और वनस्पतियों में, वनस्पति यानी पेड़ पौधों में जो संरचना है उसमें अंतर पाया जाता है, और इसी कारण से प्राणी और जो वनस्पति हैं इनमें पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो एक समान नहीं होते हैं। प्राणियों और वनस्पतियों में जो ऊतक हैं वो एक समान नहीं होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतकों से सेल जो है ये ऊतक या टिश्यू बनाती हैं, इनसे अंग और अंग से अंग तंत्र और सजीव का निर्माण होता है। एक कॉमन एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कोशिकाएं, कोशिकाओं से कोई भी ऊतक बन रहा है। अब ये जो ऊतक है इनसे अंग बन रहे हैं, अंग से अंग तंत्र जैसे कि हम बात करें कि हमारे पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र जो है वो एक ही तरह की कोशिका से मिलकर नहीं बना। पाचन तंत्र में हमारा मुंह भी है, लार ग्रंथि भी है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पाचन ग्रंथियां भी हैं। इस प्रकार इन सभी के क्योंकि काम अलग अलग हैं तो ये जो है अंग तंत्र यानी कई अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को हमारे शरीर में संपादित करने में मदद करता है। चलिए, अब ऊतकों के कॉमन स्टडी के बाद हम ये पढ़ते हैं कि ऊतक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पादप ऊतकों के बारे में, यानी कि पादप पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो ऊतक हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब पेड़ पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं उनका जो हम वर्गीकरण पढ़ते हैं वो उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर किया जाता है। विभाजन क्षमता, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती है, संख्या में बढ़ती रहती हैं। ये विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। ऊतकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो समसूत्री विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी सजीव हैं उनके अंदर ऊतक जो हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है, और इस विभाजन क्षमता यानी कि ये जो ऊतकों की कोशिकाएं हैं अलग अलग हिस्सों में, इन ऊतकों में विभाजन की क्षमता के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। देखिए, विभाजन क्षमता के आधार पर कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन है उस क्षमता के आधार पर जो पादप ऊतक है इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक का मतलब है मेरिस्टेमेटिक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी इसे कहा जाता है, यानी कि वे कोशिकाएं जिनके जो कि विभाजन योग्य है, यानी कि जिनके अंदर विभाजन क्षमता उपस्थित होगी। तो वे कोशिकाएं जो विभाजन कर सकती हैं उनमें उन्हें विभज्योतकी ऊतक में सम्मिलित किया जाता है। अब ये जो विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि हम समझ गए कि इनकी कोशिकाएं कैसी हैं, जो कि विभाजन कर सकती हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 समसूत्री विभाजन इनमें होता रहता है। अब ये जो विभज्योतकी ऊतक है इसे पौधे में इनकी स्थिति के आधार पर, यानी पौधे में ये किस जगह अवस्थित हैं या किस जगह इनकी प्रेजेंस है, उस आधार पर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है एपिकल या शीर्षस्थ मेरिस्टेम। शीर्षस्थ जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शीर्ष पर पाया जाएगा, लेकिन पादप में जो शीर्ष है वो दोनों जगह उपस्थित है, एक तो ऊपर एपिकल या तने में और दूसरा पादप की जड़ों के अंदर। तो ये जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम है या एपिकल मेरिस्टेम है, ये पादप के तने और जड़ के टिप्स पर, टिप्स यानी कि तने और जड़ के टिप्स पर, टिप्स यानी कि किनारों पर पाया जाएगा। अब ऐसा क्यों पाया जाएगा
कि ऐसा इसलिए पाया जाएगा कि पादप के वे हिस्से जो जल्दी जल्दी डिवीजन कर रहे हैं, या पादप की जब लंबाई बढ़ाने की जब बात होगी, तो सबसे ज्यादा ये एपिकल मेरिस्टेम जो है, ये ही पादप की लंबाई और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो तने के अंदर ये शीर्षस्थ विभज्योतक जब पाया जाएगा, तो तने की जो टिप्स हैं, पादप की जो टिप्स हैं, वो जल्दी वृद्धि करेंगे, और जड़ों के अंदर भी ये पाया जाएगा, तो जड़ जो है वो भी लंबाई में जल्दी वृद्धि करेंगी। तो एपिकल मेरिस्टेम की पादप के जड़ और तने के किनारों पर पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि शीर्षस्थ ऊतक या शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक वहां पर उपस्थित होता है। अगली हम बात करते हैं इंटरकैलरी या अंतर्वेशीय विभज्योतक के बारे में। इंटरकैलरी या जो अंतर्वेशी ऊतक है, ये जो है पादप के पार्श्व हिस्सों में पाया जाता है। इसका जो काम है अंतर्वेशी, ये जैसे पादप, ये इसका टिप हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो कि टिप्स पर पाया जाता है। इसके बाद अंतर्वेशीय जो है ये यहाँ पर पाया जाएगा। देखिए, अंतर्वेशीय विभज्योत की ऊतक जो है, ये पादप की जो नोड्स होते हैं, है ना, इनके बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर पाया जाता है। इसका काम है इनकी मोटाई में या आकार में वृद्धि करना। अगला जो है ये है पार्श्व विभज्योतक। ये जो शाखा है उनके किनारों पर पाया जाएगा। पार्श्व विभज्योतक ये जो पादप है उसके तने में या जो शाखाएं हैं उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो पार्श्व विभज्योत की ऊतक जो है ये पादप की मोटाई में वृद्धि करने में मदद करता है। शीर्षस्थ और अंतर्वेशीय जो है, शीर्षस्थ टिप्स पर पाया जाएगा और लंबाई में वृद्धि करेगा जड़ और तने के अग्रभागों की। और अंतर्वेशीय विभज्योति ऊतक जो होता है, ये जो नोड्स होते हैं पादप के, नोड्स मतलब जो शाखाएं निकलने की जो जगह होती है, उनके बीच में जो स्थान होता है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कि ये जो है इसको कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि, जबकि ये है द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि मतलब कि पौधे के लंबाई में, और यहाँ भी यहाँ लंबाई में वृद्धि हो रही है, जबकि पार्श्व जो है या द्वितीयक वृद्धि जो है, इसकी वजह से पादप जो है उसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है। अब ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है, इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है पौधों में कि ये जो द्वितीयक वृद्धि है, इसकी वजह से क्या होता है कि हर साल पादप के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा कि पादप की जब आयु निर्धारित की जाती है, तो ये जो छल्ले होते हैं इसके तने में से, इनको गिनकर पादप की आयु को हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको जो किसकी वजह से होती है, द्वितीयक वृद्धि के कारण होती है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पादप में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके कारण पादप में वार्षिक वलय बन जाते हैं। क्या बनते हैं? वार्षिक वलय, या इंग्लिश में इन्हें कहा जाए एनुअल रिंग्स बन जाते हैं। एनुअल रिंग यानी कि हर सीजन की एक रिंग पादप के अंदर तने में बन जाती है। और पेड़ की जब आयु का निर्धारण किया जाता है, तो ये जो वलय होते हैं इनको गिनकर पादप की आयु का पता लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है डेंडोक्रोनोलॉजी। डेंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है, चलिए अब ये हुआ हमारा विभज्योत की या मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसके अंदर विभाजन योग्य कोशिकाएं पाई जाएंगी। 3 हिस्सों में बटा हुआ है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो है ये प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, पादप की लंबाई और शाखाओं की लंबाई के लिए, जबकि पार्श्व विभज्योतक जो है ये पादप के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये हुआ विभज्योत की ऊतक। नेक्स्ट है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो इनमें विभाजन हो सकता है, तो सीधी सीधी बात है कि ये जो स्थायी ऊतक है इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी विभाजन योग्य कोशिकाएं इसमें नहीं होती। स्थायी ऊतक जो है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। स्थायी ऊतक जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल। सरल मतलब कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो एक ही प्रकार की होंगी और उन्हें कहा जाएगा सरल ऊतक। जटिल ऊतक जो है इसका मतलब ये है कि इनकी जो कोशिकाएं हैं ये एक ही प्रकार की नहीं होंगी, एक से ज्यादा प्रकार की होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल ऊतक के बारे में। सरल ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं।
सरल मतलब इनकी कोशिकाओं की बनावट के आधार पर। और एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करें सरल ऊतक की। सरल ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूल कोण ऊतक। मृदुतक जो है ये सबसे सरल प्रकार के सरल ऊतक। इसकी जो कोशिकाएं हैं पतली भित्ति वाली होती हैं, ये देखिए, अनियमित आकार की हो सकती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरी बात ये कि पैरेन्काइमा या मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो बाह्य भित्ति होती है ये बनी होती है एक पदार्थ की जिसे कहा जाता है सेल्यूलोस। ठीक। अब मृदुतक जो है इसकी कोशिकाएं जो हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, और मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इसके जो दोनों प्रकार हैं वो हैं हरित मृदुतक और वायु ऊतक। हरित मृदुतक कहाँ पाया जाएगा? हरित मृदुतक वहां पाया जाएगा जहां जहां पादप में क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी कि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो मृदुतक पाया जाता है उसे हरित मृदुतक कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम वायु ऊतक की, तो वायु ऊतक जो है ये जलीय पादपों में पाया जाता है जिनमें कि रिक्त स्थान ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में तैर पाने में सक्षम होते हैं, और वहां पर पाए जाते हैं वायु ऊतक। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं दृढ़ोतक के बारे में। दृढ़ोतक, दृढ़ यानी कि मजबूत, ठीक है, तो इनको स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है इनकी कोशिकाएं नुकीली होती हैं। पहली बात, किनारों पर नुकीली होती है, लंबी कोशिकाएं इनकी होती हैं। ठीक है, तो दृढ़ोतक, दृढ़ यानी मजबूत, तो दृढ़ोतक जो है इनकी कोशिकाएं नुकीली और लंबी होती हैं। और ज्यादातर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में रिक्त अवकाश नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ इनके बीच बीच में गैप से यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके ऊपर एक पदार्थ होता है वो जमा रहता है जिसके कारण ये दृढ़ होती हैं, लिग्निन। लिग्निन नामक जो पदार्थ है इसको लिग्निन, लिग्निन जो है वो स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर जमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं ये दृढ़ होती हैं। इसके बाद अगली बात करें हम स्थूल कोण ऊतक के बारे में। स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, हाँ एक चीज और बताना भूल गई मैं आपको कि स्क्लेरेन्काइमा जो है ये पादप के अधिकांश जो मजबूत भाग होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीज जो होते हैं कितने मजबूत होते हैं, उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बात करें अगर हम, तो जो नारियल के रेशे हैं या नारियल का वो भाग, वो कटोरी जैसा जिसके अंदर खाने योग्य नारियल होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती हैं। और हम बात करें तो अखरोट का जो बाहर वाला कवर होता है बहुत हार्ड होता है, वो भी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं का बना होता है। तो प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं एग्जाम में कि जो नारियल है उसके बाहरी भाग पर जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी प्रकार के ऊतक होते हैं, या अखरोट में किस प्रकार के होते हैं। तो ये हमें एक ट्रिक मान लीजिए कि इस तरह हम याद कर सकते हैं कि जो पादप के जितने भी कठोर भाग होंगे वहां पर जो कोशिकाएं होंगी वो स्क्लेरेन्काइमा की होंगी जिन पर लिग्निन जमा होता है। आगे हम बात करते हैं कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक के बारे में। ये जो कोशिकाएं होती हैं कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक, ये कोशिकाएं जो होती हैं ये पादप के कोमल भागों में पाई जाती हैं, कोमल भागों में पाई जाती हैं तथा पादप को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती हैं। कोमल भाग जैसे खासकर ये जहां पाई जाती हैं, जैसे जो नया तना बना है या नई कोई शाखा है उस पर पाई जाएंगी ये कोशिकाएं, या फिर पत्तियां जो होती हैं उनका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, पर्णवृंत जिसे कहा जाता है, वहां पर पाई जाती हैं। तो देखिए ये जो कोशिकाएं हैं कि पादप के वो हिस्से जिनको हम मोड़ सकें या झुका सकें वहां पर कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि पत्ती होती है तो उसको हमने मोड़ा, छोड़ते ही वो दोबारा अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाती है। इसी तरह जो तना है, नया नया कोई पौधा है तो उसको भी हम अगर मोड़े झुकाएं तो छोड़ने पर वो वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। तो ये जो हिस्से होते हैं वहां पर अधिकतर स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अब सरल ऊतक हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक। अब इन्हें जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? जटिल ऊतक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो जटिल ऊतक है ऊतक। अब इन कोशिकाओं का जो उत्पत्ति स्थान है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी ये जो ऊतक हैं ये काम तो एक ही करेंगे, लेकिन इनकी बनावट में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होंगी। तो जटिल ऊतक के बारे में आगे अध्ययन करते हैं कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए जो ऊतक हैं उन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। अब आगे जटिल ऊतक के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जटिल ऊतक जो पादपों में होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। चलिए, जाइलम जो है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करें जाइलम और फ्लोएम के काम के बारे में। जाइलम जो है इनको और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से कहा जाता है संवहन ऊतक या वेस्क्युलर टिश्यू। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है संवहन ऊतक या वेस्क्युलर टिश्यू। संवहन का मतलब है कि एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब पादपों में लाने और ले जाने योग्य दो ही वस्तुएं हैं कि जल और खनिज लवण जो कि मिट्टी में उपस्थित हैं उन्हें पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। दूसरी बात यह कि पत्तियों में जो भोजन बना है उसे पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। तो इन दोनों वस्तुओं के परिवहन के लिए पादपों में ये दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब अलग अलग इनके कामों के बारे में पढ़ें कि जाइलम जो है इसका काम है मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को मूल रोमों के द्वारा या जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम जो है इसका काम है पत्तियों में बने हुए भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। अब इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में बात करते हैं। जाइलम जो है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम की संरचना में 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हैं, सबसे पहली है जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिका, दूसरी है जाइलम पैरेन्काइमा और तीसरे है जाइलम रेशे। चलिए आगे बात करते हैं कि जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिका। एक चीज और है कि ये और ये तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं पैरेन्काइमा की, जाइलम की संरचना में केवल यही कोशिकाएं हैं जो जीवित अवस्था में पाई जाती हैं, यानी इनमें विभाजन होना पॉसिबल होता है। जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिका जो हैं ये मृत कोशिकाएं होती हैं और इनका काम होता है जड़ों से अवशोषित किए गए जल को पादप के सभी भागों तक पहुंचाना या जल का परिवहन करना। इसके बाद हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसकी कोशिकाओं में भोजन संग्रहित रहता है। पादप के अंदर जो भोजन बनता है पत्तियों में वो कुछ मात्रा में जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर संचित या संग्रहित रहता है और ये कोशिकाएं जो हैं ये जीवित होती हैं। लास्ट है जाइलम रेशे। जाइलम रेशे जो है ये भी मृत कोशिकाएं हैं और इनका काम है पादप के जो कोमल भाग है या जो तना है उसे सहारा प्रदान करना, यानी पौधे को मजबूती प्रदान करना। तो हमने पढ़ा कि जाइलम जो है ये वेस्क्युलर टिश्यू या संवहन ऊतक का एक भाग है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं जो कि पादपों के विभिन्न भागों में जल, खनिज लवण और भोजन का परिवहन करते हैं। दूसरी बात यह कि जाइलम जो है जाइलम वाहिनिका, वाहिका, पैरेन्काइमा और जाइलम रेशों से मिलकर बना होता है। वाहिनिका और वाहिका ये लंबी नुकीली कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। इन कोशिकाओं, ये जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं, यानी इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है और इनका काम है पादप में जल का परिवहन करना। अगली बात करें हम जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में, तो इनका काम है भोजन का संग्रह करना और ये जाइलम की संरचना में एकमात्र कोशिकाएं जो जीवित अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद है जाइलम रेशे, जिनका काम है पादप के कोमल भागों को या तने को मजबूती प्रदान करना। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, जो कि संवहन पूल का एक और भाग है।
फ्लोएम जो है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम की संरचना में जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो है चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। अब बात करें चालनी नलिका के बारे में, तो चालनी नलिका ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, सेल होती हैं। ये अगर चालनी नलिका है तो यहाँ पर ये जो इसके देखिए, तो ये जो गैप पाए जाते हैं, तो जैसे चालनी का मतलब छानने वाली, तो यहाँ इनके अंदर भी जो पदार्थ आते हैं वो छनकर आने से मतलब ये है कि अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं इसके अंदर, जो निश्चित वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिनका पारगमन आसान है या इनकी संरचना के आधार पर होता है, वे ही वस्तुएं इस चालनी नलिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती हैं। जो छोटे छोटे गैप हैं इनके बीच में, इनके माध्यम से जो भोजन बनता है उसका परिवहन किया जाता है। चालनी नलिका के बाद सह कोशिका। ये जो सह कोशिका होती हैं, हाँ चालनी नलिका में एक चीज और है कि चालनी नलिका जो होती है, इनमें जो नई कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर तो केंद्रक पाया जाता है, नई कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। जैसे जैसे कोशिकाएं पुरानी होती जाती हैं, इनके अंदर केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। सह कोशिका जो है ये केवल एंजियोस्पर्म पादपों में ही पाई जाती हैं। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 प्रकार के पादप होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 तरह के पादप हैं। एंजियोस्पर्म पादप वे हैं जिनके बीज आवरण से ढके हुए पाए जाते हैं, जैसे गेहूं है, आम है। तो एंजियोस्पर्म पादप जो हैं इनके बीज ढके हुए पाए जाते हैं बीज आवरण से। जबकि एक और तरह के पादप होते हैं जिन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, जिसका कॉमन एग्जांपल है साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस, यानी कि ये जो बीज होते हैं ये फलों के अंदर संरक्षित नहीं होते, ना कोई बीज आवरण इन पर पाया जाता है। पादप को देखने पर ये दिखाई देते हैं और नग्न बीज इनके होते हैं। इसके बाद है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा, अब जैसे यहाँ पर जाइलम के अंदर केवल जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित थी, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में केवल फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है इसी की कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी ये तीनों कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा के बाद हम बात करते हैं फ्लोएम रेशों के बारे में। फ्लोएम रेशे जो हैं इन्हें बास्ट रेशे भी कहा जाता है या बास्ट फाइबर भी कहते हैं। बास्ट फाइबर या बास्ट रेशे भी इनको कहा जाता है। तो फ्लोएम जो रेशे होते हैं ये फ्लोएम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं भी जीवित हैं। फ्लोएम रेशे जो हैं इनकी कोशिकाएं मृत अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हें बास्ट फाइबर या बास्ट रेशे भी कहा जाता है। और इनके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो हैं जैसे जूट, हेम्प जिसे कहा जाता है, और नारियल के जो रेशे हैं, नारियल के जो रेशे हैं ये भी फ्लोएम रेशे ही होते हैं। जटिल ऊतक कंप्लीट हो गए। पादप ऊतक जो है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो हैं ये पाए जाएंगे जंतुओं में, क्योंकि पादपों की और जंतुओं की संरचना में अंतर पाया जाता है। तो जंतु ऊतक जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं और पादप ऊतक जो पादपों के अंदर उपस्थित होते हैं। तो चलिए जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो इधर था कि चालनी नलिका, सह कोशिका और पेरेन्काइमा, ये तीनों कोशिकाएं जो होंगी ये जीवित अवस्था में पाई जाएंगी, और जो फ्लोएम रेशे हैं केवल यही मृत होते हैं। करेक्शन कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं कि जंतु ऊतक जो होते हैं ये अपने कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जंतु ऊतकों को आगे जब विभाजित किया जाता है तो जो जंतु हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा जो शरीर है जंतुओं का अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु ऊतकों के बारे में। सबसे पहला जो ऊतक है वो है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि कवर करने वाला, ठीक है? तो जैसे हमारा जो शरीर है उसे हमारी स्किन ने या त्वचा ने पूरी तरह से कवर कर रखा है, तो ये जो कवरिंग है ये केवल हमारे ऊपर या स्किन पर ही नहीं है, इसके अलावा जो हमारे आंतरिक अंग हैं उन पर भी, जैसे आहार नली है या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें वाहिका ये जिसके अंदर शिराएं और धमनियां होती हैं, और भी जो शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, इन सभी की जो संरचना होती है वो किसी ना किसी प्रकार की कवर से ढकी हुई रहती हैं, और ये जो कवरिंग्स होती हैं इन्हें उपकला ऊतक में किया जाता है। अब उपकला ऊतक जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शल्की एपिथेलियम। शल्की एपिथेलियम इसकी अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये जो शल्की एपिथेलियम होती हैं ये हमारी जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी हमारी शिराएं और धमनी और केशिकाएं उनके कवर करने का काम करती है, मतलब उनकी कवरिंग को बनाती है। इसके बाद है हमारी आहार नाल। आहार नाल जिसके अंदर खाना लगातार जाता और आता रहता है, तो वहां पर ये शल्की एपिथेलियम पाई जाती हैं जो लगातार विभाजित होती रहती हैं और उसकी संरचना को नष्ट होने से बचाती हैं। मुंह के अंदर, मुंह के अंदर लगातार हम बोलते हैं घर्षण होता रहता है, जिसकी वजह से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं लगातार काम में आती रहती हैं। वहां पर भी शल्की एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं। स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं जो हैं ये हमारी आंत के अंदर पाई जाती हैं। आंत या हमारे इंटेस्टाइन, तो छोटी आंत और बड़ी आंत, उनके अंदर भी क्या होता है कि लगातार खाना जो है मूव करता रहता है, क्रमांकुचन गति होती रहती है। वहां पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं, स्तंभाकार यानी इनकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। लंबी कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं और इन्हें स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं कि हमें ये याद होना चाहिए कि स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं हमारी आंत के अंदर उपस्थित होती हैं। इसके बाद है घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं। घन के आकार की, घन यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो वे कोशिकाएं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, यानी कि घन के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं एकदम टाइटली पैक्ड एक दूसरे के पास पास होती हैं, वे कोशिकाएं मिलकर घनाकार एपिथेलियम का निर्माण करती हैं। अधिकांश रूप से ये जो घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं ये हमारी वक्र नली के अंदर पाई जाती हैं, किडनी से संबंधित होती है वक्र नली, तो वहां पर हमारी घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद है रोमाभी या पक्षमाभी। रोमाभी या पक्षमाभी, रोम और पक्षमाभ। रोम और पक्षमाभ जो होते हैं ये बारीक बहुत छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें लगातार मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से एक वस्तु आगे खिसकती रहती है। ये जो है अधिकतर हमारी श्वास नली के अंदर पाई जाती है। श्वास नली में हमेशा श्लेष्मा का स्त्राव होता रहता है और उस श्लेष्मा को आगे और पीछे खिसकाने के लिए इन रोमाभ और पक्षमाभ कोशिकाओं में लगातार मूवमेंट होता रहता है, जिनकी वजह से ये श्लेष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकती है। तो इस तरह हमारे उपकला ऊतक के 4 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अगली हम बात करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक, संयोजन, संयोजी यानी संयोजन, इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट यानी जोड़ने वाला। तो संयोजी ऊतक जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो संयोजी ऊतक होता है ये भी हमारे शरीर में कई जगह पाया जाता है। अब इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक जो है ये ऊतक जो है ये हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। भाई स्किन है, स्किन के नीचे हमारी मांसपेशियां हैं और उनके बाद में हमारी हड्डियां आती हैं। तो त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ के रखने के लिए जो ऊतक जिम्मेदार है वो ऊतक एरियोलर ऊतक है। इसके बाद है एडिपोज ऊतक। एडिपोज, एडिपोज ऊतक जो है इसका काम है कि हमारे शरीर में जहाँ तक भोजन का पाचन हो जाता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा भोजन या स्टार्च, वसा जो है शरीर के अंदर एकत्रित रहती है तो उसे शरीर के विशिष्ट भागों में इकट्ठा कर लिया जाता है और ये जहां पर जाकर एकत्रित होता है वो ऊतक
जो है वो एडिपोज ऊतक कहलाता है। यानी कि वसा को संग्रहित करने का काम जो है वो एडिपोज ऊतक करता है और शरीर के विशिष्ट भागों में ये वसा जाकर एकत्रित इस ऊतक के कारण हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि की। अस्थि जो है ये भी एक संयोजी ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक इस तरह है कि हमारे पूरे शरीर में हड्डियां जो हैं वो ही शरीर के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर की बनावट पॉसिबल ही नहीं है। अस्थि जो है ये शरीर की बनावट के लिए जरूरी है। शरीर के सभी भागों में अस्थियां पाई जाती हैं। ये भी एक संयोजी ऊतक है। आगे बात करते हैं अस्थियां जो होती हैं इनमें दो तरह के ऊतक अस्थियों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब देखिए अस्थियां एक तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह कि अस्थियों के ऊपर हमारी मसल्स पाई जाती हैं और मसल्स के ऊपर हमारी स्किन होती है। तो अस्थियों के ऊपर ये जो मसल्स हैं ऐसे रखी हुई नहीं है, ये भी आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तो अब हमें अस्थियों की संरचना में दो प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करेंगे। एक है लिगामेंट और एक है टेंडन। लिगामेंट जो होते हैं लिगामेंट जो है ये ऐसे ऊतक होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने का काम करते हैं। दो जो हड्डियां हैं इनके बीच में जो जोड़ है उस जगह पर जो ऊतक पाया जाएगा या ऊतक उपस्थित होगा वो होगा लिगामेंट। तो लिगामेंट ऊतक जो है वो अस्थियों को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है, क्योंकि सभी जो अस्थियां होती हैं 206 हड्डियां जो कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं ये एक साथ नहीं बनी हुई हैं। अलग अलग हड्डियों के जुड़ने से 206 हड्डियों के जुड़ने से हमारे शरीर के जो कंकाल है उसका निर्माण होता है। तो लिगामेंट जो है ये हमारी हड्डियों को आपस में जोड़कर रखता है। इसके बाद बात करें हम टेंडन के बारे में। टेंडन जो है ये हमारी हड्डियों को हमारी मांसपेशियों के साथ जोड़कर रखते हैं। तो हड्डियों से जब मांसपेशियां जुड़ेंगी तो टेंडन ऊतक काम में आएगा, और अस्थि से अस्थि यानी बोन से बोन्स जब जुड़ी होंगी तो लिगामेंट जो है वो काम में आता है। अस्थियां जो होती हैं इनकी संरचना में अस्थियां जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस, मुख्य रूप से हड्डियां जो हैं हमारी वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा हड्डियों में एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसे ओसीन प्रोटीन कहा जाता है। ओसीन प्रोटीन। तो हमारी जो शरीर की संरचना है, जो हड्डियां हैं, हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से कैल्शियम की या फास्फोरस की बनी होती हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में जो प्रोटीन उपस्थित होती है हमारी हड्डियों में वो ओसीन प्रोटीन होती है। इसके अलावा हड्डियों के अलावा हमारे शरीर में एक संरचना और पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है उपास्थि। ये जो उपास्थि होती हैं जिन्हें कहा जाता है कार्टिलेज। तो ये जो उपास्थि होती है वैसे तो हड्डियां सख्त होती हैं, उपास्थि इतनी सख्त नहीं होती जितनी की हड्डियां होती हैं। ये जो हमारे बाह्य कर्ण पल्लव होते हैं यानी कान, जिनको कि हम कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, या नाक का जो आगे वाला हिस्सा है ये हमारा उपास्थि से बना हुआ होता है। उपास्थि जो होती हैं ये कैल्शियम फास्फोरस की जगह प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनी होती है। और जैसे हमारी हड्डियां ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी है वैसे उपास्थियां जो हैं ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी होती है। चलिए दोबारा रिवीजन करते हैं कि अस्थियां जो हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी है और इनकी संरचना में ओसिन प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी जगह जो उपास्थियां होती हैं जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है, उपास्थि उपस्थित होती हैं हमारे कान के बाहरी हिस्से में या नाक के अग्र सिरे पर, जिनको कि हम मोड़ सकते हैं, थोड़ी कोमल होती हैं। तो ये जो उपास्थियां होती हैं ये प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनी होती हैं, और वो प्रोटीन जो कि उपास्थि को बनाने का काम करती है उसे कहा जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त। रक्त के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रक्त जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजक ऊतक इसलिए कि रक्त जो है हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अब क्योंकि ये रक्त हार्ट के द्वारा या हृदय के द्वारा पंप किया जा रहा है और लगातार पूरे शरीर में इसका परिभ्रमण होता रहता है,
परिभ्रमण इसलिए कि जो रक्त जा रहा है वही वापस घूमकर वापस आ जाता है और उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है लंग्स में और दोबारा ये शरीर में शुद्धिकरण के बाद भेज दिया जाता है। तो रक्त जो कि लगातार हमारे शरीर में परिसंचरित होता रहता है उसे तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। रक्त की जो संरचना है इसमें प्लाज्मा जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग जिसके अंदर रक्त कोशिकाएं घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। आरबीसी या लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या लाल रक्त कणिका। आरबीसी हमारे रक्त का लाल रंग इन्हीं आरबीसी की वजह से होता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन अवस्था के अंदर। आरबीसी की बात आती है डब्ल्यूबीसी, इन्हें हमारे शरीर के सैनिक भी कहा जाता है कि कहीं भी जब चोट लग जाती है तो सबसे पहले ये डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका जो है ये उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर चोट लगी है और शरीर में जहां भी कट लगा है या चोट लगी है उस स्थान पर जो माइक्रोब्स या बाहरी जो जीव सजीव हैं वो अगर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उनको उस घाव की सतह पर ही वो मारकर नष्ट कर देती हैं और इसीलिए हमारे शरीर की रक्षा पंक्ति या शरीर के सैनिक भी इन्हें कहा जाता है। लास्ट में आते हैं प्लेटलेट्स, ये भी रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी जब भी हमारी चोट लगती है तो इनके अंदर फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि रक्त कोशिकाएं, मृत जो रक्त कोशिकाएं हैं जहां पर घाव है उनसे जुड़कर और रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इसके बाद संयोजी ऊतक के बाद आते हैं पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, यानी कहीं ना कहीं हमारी मसल्स के साथ जुड़े हुए या हमारे शरीर में कितनी तरह की मसल्स पाई जाती हैं वो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। पेशी ऊतक जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय पेशी ऊतक। रेखीय कि इनकी जो संरचना होगी उसमें कहीं कहीं पर ऐसे बैंड जैसे स्ट्रक्चर होंगे, यानी कहीं पर ये गहरी और कहीं पर हल्की दिखाई देंगी और इसलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है। ऐच्छिक होती हैं ये, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा से मूव कर सकती हैं और अस्थियों से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तो इनकी स्थिति हो गई कि रेखिक पेशियां या ऐच्छिक पेशियां जो है हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। अब आगे देखिए कि ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां क्या है, पहले हम इसके बारे में जानें। तो ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा से गति करती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। तो ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं, अब हमारी जो हड्डियां हैं, जैसे हम चलना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से हम पैर को आगे और पीछे कर सकते हैं या जैसे भी हमें मूव करना है जल्दी धीरे, तो ये जो पेशियां होती हैं हमारी हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई हैं वो रेखीय पेशी या ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार गमन करती हैं या इच्छा के अनुसार मूवमेंट करती हैं। इसके बाद आती है चिकनी या अनैच्छिक पेशियां। ये जो पेशियां होती हैं इनकी संरचना में इस तरह के बैंड नहीं पाए जाते, एक जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। ये बैंड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, चिकनी स्मूथ होती है ये, इनकी संरचना पर कुछ खुरदरे सतह इनकी नहीं पाई जाती है। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक मतलब ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन से होता है, ब्रेन की स्थिति के अनुसार, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध ये गति करती हैं। मुख्य रूप से ये हमारी आहार नाल में पाई जाती है। अब आहार नाल जो है हमारी, इसमें भोजन करने के बाद लगातार मूवमेंट होते रहते हैं। भोजन हम खाते हैं वहां से लेकर और जब तक उस भोजन का पाचन नहीं हो जाता तब तक। तो अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और इसीलिए आहार नाल के अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। रक्तनली जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स जिनको कहा जाता है, ये जो रक्तनलियां होती हैं इनके अंदर भी जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लगातार शुद्ध और अशुद्ध रक्त इनके अंदर बहता रहता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। लास्ट में आती है हृदय या कार्डियक मसल्स, इनको कहा जाता है कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं या हृदय पेशियां होती हैं ये नुकीली होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक है। ये जो पेशियां होती हैं जो कि हृदय
के अंदर पाई जाती हैं, या कार्डियक मसल्स जिनको कहा जाता है। ये ऐसी पेशियां हैं जो जीवन पर्यंत काम करती हैं। जब से हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक ये पेशियां लगातार मूव करती रहती हैं। इनका काम है हार्ट को पंप करना, जिसके कारण जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो शरीर के सभी भागों में पहुंच जाए। चलिए आगे, लास्ट जो हमारा ऊतक बचा है वो है तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतकों में ये जो तंत्रिका ऊतक होता है, ये 2 जगहों पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बटा हुआ है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका ऊतक, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब तंत्रिका ऊतक जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, और तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे पहले हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें। ये इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। बाकी सभी कोशिकाएं जो शरीर में पाई जाती हैं वो आकार में छोटी होती हैं। ये जो कोशिका होती हैं इनका आकार काफी लंबा होता है। देखिए ये जो है केंद्रक इस कोशिका का, यहाँ पर छोटे छोटे रंगीन कुछ कण पाए जाते हैं जिसे निसिल कण कहा जाता है। ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले हुए हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये जो है इसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है श्वान सेल, श्वान कोशिका। उसके बाद ये जो कवरिंग पाई जाती है इसके ऊपर, इसे कहा जाता है माइलिन आच्छद, माइलिन शीथ या माइलिन आच्छद, जो कि इनको कवर करके रखती है। अब ये जो नर्व सेल होती हैं या न्यूरॉन जो होते हैं, ये आकार में 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। ठीक है, तो आकार इनका 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इनका जो मुख्य काम है, ये हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय करती हैं। नियंत्रण समन्वय इस तरह की हमारे ब्रेन से और हमारे मेरुरज्जु से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ब्रेन जो है ये हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु जो है ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ब्रेन जो है इसके अंदर, यानी मस्तिष्क और जो हमारा मेरुरज्जु है, इन दोनों के अंदर ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब ये न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारे शरीर के हर हिस्से से जाते हैं, कहाँ तक? ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस ये आते हैं उन हिस्सों तक। यानी कि हमारा जो ब्रेन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो इन नर्व सेल के कारण ही कंट्रोल पावर रखता है। ठीक है, ये कोई भी सूचना जो है वो हमारे प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क से वापस प्रभावित अंग तक आती है, और इस तरह ये न्यूरॉन काम करते हैं। अब न्यूरॉन की संरचना में ये केंद्रक है, निसिल कण पाए जाते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, जो कि उंगलीनुमा प्रवर्ध बाहर निकले हुए रहते हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें श्वान कोशिकाएं कहा जाता है, और इनके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है इसे माइलिन आच्छद कहा जाता है। अब होता यह है कि इसी तरह की एक और कोशिका यहाँ पर पाई जाएगी, और उसमें से जो उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं ये सूचनाओं को एक तरह से नेटवर्क बना के रखती हैं। ये जो सूचना है ये यहाँ से इन डेंड्राइट्स तक पहुंचा दी जाएगी, डेंड्राइट्स से ये पुनः अगली तंत्रिका कोशिका तक, और उस अगली तंत्रिका कोशिका से पुनः अगली तंत्रिका कोशिका तक, और इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा चेन की तरह, और मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा, जहाँ से मस्तिष्क जो है वो हमें सूचना देगा कि हमें उसके अकॉर्डिंग किस तरह बिहेव करना है। चलिए, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के साथ ही हमारा जो ऊतक टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जल्दी ही करेंगे, और आशा करती हूँ आपके लिए क्लास उपयोगी साबित होगी। करते रहिए तैयारी। आज की क्लास में इतना ही।